साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ वरिष्ठ वकील मतलूब चंदेल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस समय जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। इस समय जो घटनाएं बढ़ रही उत्तर प्रदेश में, चाहे जातिवाद की घटना हो, चाहे धर्मवाद की घटना है, इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, जातिवाद का खेल खेला जा रहा है, क्या मानते हैं आप इस समय। देखिए, मैं तो सबसे पहले थैंक यू कहूँगा, हमारे आप अच्छे मित्र हैं शैलेंद्र जी, और मैं आपके फ्यूचर के लिए सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि जो काइनेटिक एनर्जी आपके अंदर पाई गई है, जो आप जिस तरीके से सोशल वर्किंग कर रहे हैं, ये भी एक सोशल वर्क है, क्योंकि आप लोगों की दबी कुचली आवाज़ को उठा रहे हैं, उन लोगों तक जा रहा है। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके फ्यूचर के लिए मैं बहुत बेस्ट विशेस करता हूँ। आपका पब्लिक पावर बहुत बढ़िया चले, और एंड आई वॉन्ट टू बी द कोऑपरेट। मैं अपना कोऑपरेट देना चाहूँगा, बट मैं अपील भी करूँगा हमारे जो भाई के व्यूवर्स हैं उन सारे लोगों से कि इन चैनल्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट करिए, इनको बढ़ाइए। ये लोग जो है ना सच्चाई ग्राउंड की देते हैं। बड़े चैनलों के हालात तो आपसे छिपे नहीं हैं, बट जो छोटे चैनल्स हैं जो अपने को फील स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूवर्स कि प्लीज़ सब्सक्राइब देम एंड गिव दी सम सपोर्ट टू देम। और ये तुम्हारी आवाज़ हमारी आवाज़ को जल्दी आप लोगों के पक्ष में निश्चित रूप से रखते रहेंगे। इस समय जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पारित किया जाता है कि घटनाएं ना हो पाएँ। पुलिस है, प्रशासन है, नेता है, फिर भी इस समय इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। देखिए, आप देखिए, एक दौर ऐसा था शैलेंद्र जी कि उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, पुलिस इतनी हाईटेक नहीं थी, साइबर सेल्स नहीं थे, सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। याद होगा आपको कि सन 90 के दशक में डकैतों का माहौल चलता था, चंबल में लोग ले जाते थे, तब इतना लोग परेशान नहीं थे। आज क्या हो रहा है, दो क्राइम हो रहे हैं सर। क्राइम को वी आर गोइंग टू डिवाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट के एक है ब्लैक कॉलर, एक वाइट कॉलर। अब क्या हो रहा है कि ब्लैक कॉलर के साथ वाइट कॉलर मिल चुका है। वाइट कॉलर्स का मतलब हमारा लीडर्स भी है, हमारे संबंधित लीडर्स जब सत्ताधारी पार्टी के किसी मामले को अपलिफ्ट करते हैं, हैंडओवर करते हैं, तो उसमें ब्लैक कॉलर शामिल होता है, और फिर अधिकारी बहुत छोटी चीज़ हो जाती है उनके सामने। तो आप देखिएगा कि सत्ता कैसे समर्थन देती है, और जब वो समर्थन किसी अपराधी को देती है शैलेंद्र जी, तब फिर ये होता है कि उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो क्राइम करने जा रहे हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप देखिएगा, हाथरस जैसी गंभीर घटना हुई, लड़की को रात में जला दिया गया। मैं जहां तक जानता हूं कि हिंदू धर्म के अनुसार भी अगर सूर्यास्त हो जाए तो डेड बॉडी का किसी भी तरीके से क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ रामराज की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, और दूसरी तरफ आप क्या करते हो कि इतनी इमरजेंसी होती, नाइट में डेड बॉडी जला देते हो, उसकी कोई जाँच नहीं हो पाती है, और फिर क्या होता है, दुर्भाग्य। देखिए ना, कहाँ कितना सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ राहुल जी जाते हैं तो कागज पकड़ के फेंक दिए जाते हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी जाते हैं तो मुकदमे लग जाते हैं। यहाँ जो भी लीडर से, जैसे क्या नाम है, और भी लीडर डिफरेंट गए उनके साथ लाठीचार्ज हुए। लेकिन दूसरी तरफ एक जाति के, एक समुदाय के लोग उन लोगों के जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने ये अपराध किया, उनके पक्ष में आके आंदोलन करते हैं, पंचायत इकट्ठी करते हैं, धारा 144 का वायलेशन करते हैं। देन गवर्नमेंट व्हाई नॉट टेकिंग द एक्शन? क्वेश्चन इज दिस, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही तो व्हाट्स गोइंग टू द मैसेज इन द सोसाइटी? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सियासी दाव पेच में क्या कानून, उत्तर प्रदेश का कानून बौना साबित हो रहा है? देखिए, कानून आखिर चलता किससे? चलिए मैं बात करता हूँ। डायरेक्ट न्यायालय लागू नहीं होता किसी जगह पर सर। कोई भी अपराध होता है तो डायरेक्टली जज आके उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो करता है पुलिस ऑफिसर। ये हैंडओवर पुलिस को होता है। एफआईआर लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, 90 डेज, 40 डेज, 30 डेज में उसकी चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट में किसको मुलजिम बनाया, तब कहीं न्यायालय कंसीडर करेगा उसको, फिर न्यायालय में प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर जब पॉलिटिकल किसी को सपोर्ट होता है, सत्ताधारियों का सपोर्ट होता है, तो मैं कहता हूँ फिर पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या फैक्ट देगी? यही होगा ना, रात में लाश। अभी हाल में ही बुंदेलखंड में कबरई, आपने एक मामला सुना होगा एसपी साहब का, तो उसमें एसपी को ही दोषी माना गया है जी। तो आप क्या कहते हैं, ऐसे जनहित के मुद्दों पर, ऐसे बड़े बड़े पद पर अगर इस तरीके से भ्रष्टाचारी एसपी जैसे बड़े पद पर अगर भ्रष्टाचार का उजागर होगा तो जनता किस पर विश्वास करेगी? देखो यार, बड़ी सीधी बात है कि आपके घर में अगर आपके पिता हैं, वो जिम्मेदार हैं, आपने कोई गलती की तो मुझे लगता है कि मैं आपके पिता से शिकायत करूंगा तो आपके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर हो जाएगा, और आपको भी डर होगा अपने पिता का, अपने माता का, अपने एल्डर्स का। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, आप शिकायत किससे कह रहे हो?
वहाँ पर मीडिया के साथ बदतमीजी हाथरस में एक एसडीएम कर देता है, वो एज इट इज़ रहता है, खुल के किया जाता है। तो आप जिससे शिकायत करने जा रहे हो, आपकी मीडिया के माध्यम से वो भी शिकायत को देख रहा है, उच्च अधिकारी देख रहा है, बट देयर इज़ नो एनी एक्शन टेक। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उनके खिलाफ। जब नहीं लिया जाता है तो क्या करोगे? आरोपी तो रह गया ना आपका। छोटे चैनल्स तो सबसे ज़्यादा ट्रू चैनल है, आप लोगों से तो हकीकत पता चलती है, बाकी चैनलों के हाल तो बड़े बुरे हैं, दिखाई नहीं देते हैं आपको। तो ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऊपर से चलता है सर। जब हमारा चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को गंभीरता से नहीं देखता है, हमारा प्रशासन इस गंभीरता से नहीं देखता, तो बाकी लोग अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे अधिकारी बेकार हों, लेकिन कुछ अधिकारी उसका नाजायज़ जरूर फ़ायदा उठाते हैं। इस समय जो सरकार चल रही है और जो पिछली सरकार रही, पिछली सरकार में कभी भी पत्रकारों के साथ इस तरीके से ना तो उनके ऊपर कोई खबर चलाने में केस लिखे गए, इस समय के ऊपर भी केस लिखे, क्या मानते हैं आप? देखिए, योगी जी का तो सीधा मामला है, या तो मेरी बात मानो, और अगर नहीं मानो तो फिर उनका एक्शन बड़ा क्लियर है। वो कहीं ना कहीं पर मामले को सामाजिक स्थिति में नहीं देख रहे हैं। कभी भी गाड़ी चलते हुए पलट जाती है और शूट हो जाता है आदमी। मतलब जिस कानून से सर राज चलता है ना, जिस कानून से ये देश चलता है, हमारी सरकार को उस कानून पे ही भरोसा नहीं है। आप समझिएगा, एक अपराधी आता है, रास्ते में गाड़ी पलटती है, और मेरे हिसाब से विकास दुबे के बाद कई और गाड़ियाँ पलट चुकी हैं और मर चुके हैं लोग, एनकाउंटर हो गए। अगर आप एनकाउंटर की लिस्ट उठाएंगे तो तकरीबन मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ था कि 1500 एनकाउंटर हो चुके। अब तो तादाद और भी ज़्यादा हो गई होगी, और ज़्यादातर एनकाउंटर के हालात मीडिया से छिपे नहीं हैं। तो ये पोजीशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर इन दी हैंड्स ऑफ द सम पपेट्स। लॉ एंड ऑर्डर्स जो है ना, वो जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं के हाथ की अगर कठपुतली बन जाएगा तो भाई गरीब आदमी आवाज़ कैसे उठाएगा? गरीब आदमी अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक अधिकारी गलत करता है तो दूसरे के पास जाता है, दूसरा करता है तो वो राजनेता के पास जाता है। ये सिस्टम है। सरकार आपकी हो सकती है सर, सरकार किसी और की भी हो सकती है। आप जास्ती करेंगे तो कल जास्ती का आपको सामना करना पड़ेगा। तो यू शुड हैव टू मेक द बैलेंस विद द डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी के साथ बैलेंस बनाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला, लॉ मिला, काम करिए उसके अंतर्गत। पहले तो नहीं, इन्होंने तो कहा था मैं देश को इतना 3 साल तक बैठा ही खिला सकता हूँ, इतना रुपए। वो यार, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आज दिन तक ये पता नहीं चला कि ये बताइएगा कि लॉकडाउन के बाद मरने वालों का डाटा नहीं है मंत्रालय के पास। सर सोचिएगा, आप कहते हैं कि मैं भूखा खिलाऊंगा, कौन मरा है, आपके पास डाटा नहीं है, आप उसको क्या हेल्प करेंगे? आपकी वेबसाइट कहती है, आप खोलिए मंत्रालय की, इंफॉर्मेशन जन सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगी गई, तो देयर इज नो एनी डाटा। आपके पास कोई डाटा ही नहीं। अच्छा, आप भी एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, ओबीसी जी की, MIM से। तो इस समय बिहार के चुनाव चल रहे हैं और बिहार के चुनाव में उन्होंने गठबंधन, महागठबंधन में शामिल हुए हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री बनाने की बात रखी गई है। तो क्या ये पार्टी हमेशा वोट काटने इस तरीके से आरोप भी लगाया जाता है? तो क्या है आपकी पार्टी का? देखिए, सबसे पहले तो सलन जी ये बताऊंगा, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ओबीसी साहब को भी ये राइट है। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से आकर वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं, स्टेट अपना छोड़ देते हैं, यहाँ से जाते हैं 2 बार चुन के, तो ओबीसी साहब को भी भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। आज बिहार के अंदर इलेक्शन है तो बिहार में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। कंडीशन ये है कि बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन में आई हुई है, राजभर जी गठबंधन में आए, उपेंद्र कुशवाहा जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी में ही केंद्रीय मंत्री थे, वो आज उससे हटकर और इस टीम में शामिल हुए हैं। तो ये बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ध्रुवीकरण की संभावनाएं नहीं है। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे दल एक दिन देश के भविष्य को बदलेंगे। बड़े दलों ने तो हमें नर्क में खड़ा कर दिया। कुछ लोग, आपके समुदाय के लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने हमें ही गड्ढे में डाल दिया, ओबीसी जी ने। वो शायद अध्ययन नहीं करते हैं। मैं ये पूछूंगा कि आप कब गड्ढे से ऊपर थे, मुझे ये बताइएगा। मैंने एक दिन एक सवाल किया, सर मैं इस बुंदेलखंड की माटी पर बैठा हूँ, मैं इसमें पैदा हुआ हूँ, ये माटी हमारे सर पे है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप ये बताइए साहब, 1992 से समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आप मुझे एक मुस्लिम लीडर, अगर बात मुस्लिम की आ रही बैठे तो हम मुस्लिम की बात ही नहीं करते ना, हम मुस्लिम के लीडर हैं। हम तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा आरोप लगता है कि ये तो मुसलमानों की बात करती है। नहीं, वो तो कभी करती नहीं, ये तो दिखावा है। आजम खां जेल में डले हुए हैं, आप देख रहे हैं उनकी हालात क्या है। और मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी से एक नारा दिया था मुल्ला मुलायम का, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया था ना। ये मुसलमानों को यही करके 1992 के जब दंगा हुआ तब इनकी स्थापना हुई। 1992 में स्थापना करने के बाद मुस्लिमों का ध्रुवीकरण का फायदा
फायदा सबसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने नहीं उठाया। दूसरी बात, अगर वर्तमान पोजीशन देखें तो आजम खान साहब जेल में हैं, उनका बेटा जेल में जो विधायक है वो खुद सांसद, उनकी वाइफ जेल में है, और समाजवादी पार्टी का रोल आपके सामने है कि उन्होंने क्या किया। तो ये पोजीशन है। मुझे पूरे बुंदेलखंड में एक अच्छा नेता बता दें, कुछ ही समाजवादी पार्टी के चुनिंदा जो एक ही जाति के हैं, एक ही जाति के लोग, बस वही इस प्रदेश को चलाने का काम करते हैं, बाकी तो लोग पीछे लगे हुए अपना समय काट रहे हैं सर। आपकी पार्टी भी तो चुनाव लड़ रही है, आपकी पार्टी क्या क्या गतिविधियाँ हैं आपकी पार्टी? हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे मूल मुद्दे हैं लोगों का विकास, डेवलप्ड होना, और उनका जो निचला स्तर है, जो अभी तक सन 47 के बाद से वो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास मकानात नहीं हैं, आज ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सड़कें और नल और पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि उनको एक नज़र से देखा जाए। हम यकीनन ट्रू डेमोक्रेसी पर बिलीव करने वाले हैं। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम किसी ओबीसी जी के ऊपर तो सबसे पहले यही ठप्पा लगाया जाता है कि ये मुसलमान धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, ये ठप्पा तो उन्हें लगाना ही पड़ेगा। बस उनका कहना ये है कि कोई भी दाढ़ी टोपी वाला आदमी आ गया ना तो वो इस समुदाय से ज्वाइन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ओवैसी साहब की बहुत सारी स्पीचेस देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, आप देखिए यूट्यूब पर जाइए, तो वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं करते। जितनी भी बात करेंगे संवैधानिक बात करेंगे। ऐसा नहीं, इसी पार्लियामेंट ने हमारे नेता को बाकायदा पार्लियामेंट में क्या नाम सांसद रत्न से अपनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति है लीडर्स की, उसको बहुत वेट राष्ट्रीय लेवल पे दिया जाता है। तो यार कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, ये लोग भारतीय जनता पार्टी लोग बदनाम करते हैं क्या? अब जाहिर सी बात है, उन्हें ध्रुवीकरण करना है तो वो जोड़ेंगे। अब देखिए ना सर, कहाँ ध्रुवीकरण का तो आरोप ओबीसी जी के ऊपर लगता है। नहीं, देखिए 1992 में चुनाव, 1992 में बाबरी मस्जिद हमने तो तोड़ी नहीं, आपने तोड़ी। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? राम मंदिर के नाम पर वोट कौन मांग रहा है साहब? राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए किसने इकट्ठा किया था? उस समय तो ओबीसी साहब थे भी नहीं, आज आ गए ओबीसी साहब। अच्छा, 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो क्या गठबंधन में शामिल होंगे कि अलग से कोई चुनाव? देखिए, हमको एक अच्छी सफलता ये मिली है कि हमारे बिहार में हमारे पास 6 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें बसपा भी शामिल है। बसपा उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी है। हम बसपा के इस निर्णय से बहुत खुश हैं कि उन्होंने बिहार में सपोर्ट किया। अगर हम लोगों के मामले ठीक रहते हैं और बड़े लीडर्स को अच्छा लगता है तो उत्तर प्रदेश में 2022 में भी हम बसपा के साथ खड़े होने को तैयार हैं। अच्छा, जनता एक आरोप लगाती है, नेता अपनी कुर्सी के लिए गठबंधन करते हैं। लोगों की विचारधारा, लोगों की जो मिशनकारी है, उनको सबको हाशिए पर रखकर अपना गठबंधन कर अपनी कुर्सी पाने के लिए काम करते हैं। इसमें क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले लोगों की पर्सनल जो थिंग्स है उसको हटा देना चाहिए। सबसे पहले लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए, समाज के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में। तो मैं ऑल लीडर्स की बात तो नहीं करूंगा, और अगर ऑल लीडर्स की बात करो तो वही भारतीय जनता पार्टी जो पीडीपी से समर्थन लेकर मुफ्ती क्या नाम, तो उनसे गठबंधन करके आपने सरकार चलाई है। कहाँ वैचारिक मतभेद? एक आप जहाँ तक कट्टरता की बात करते हैं, फिर आप एक पार्टी से जाके कहते हैं उसी पार्टी को आप आतंकवादी कहते हैं। तो होता क्या है कि गठबंधन अपनी शर्तों के हिसाब से आदमी कर लेता है, तो किसी से भी हो सकता है। और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है। ये पॉलिटिकल एक लैंग्वेज है। तो यहाँ अपने हितों के साथ में निर्णय लिया जाता है, जो देश हित में हो, समाज हित में हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, समाज के लिए क्या आप एडवोकेट हैं? समाज के लिए क्या कोई संदेश ऐसा हो जिससे आप बताना चाहते हो चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि अपराध की दुनिया में महिलाओं पर बहुत सारे अपराध होते हैं, और मैंने अपने अनुभव में, मुझे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है वकालत के क्षेत्र में, मेरे पास काफ़ी केसेस हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो हमारे पास आती हैं और मुकदमे को लेके आते हैं कि वकील साहब ये हुआ, जब मैं उनसे पूछता हूँ ये कब कब क्या हुआ, तो मैं ये महसूस करता हूँ सैलन जी कि घटना का जो क्लियरिफिकेशन है वो आज मुझे दिया जा रहा है, लेकिन घटना कम से कम 10 सालों से हो रही है उनके साथ, 5 सालों से। तो उनके साथ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण बहुत होता है। और आप ये समझिएगा केवल 10% मामले उभर के आते हैं सामने, बाकी 90% मामले वहीं पर दबाए जाते हैं। इन सब चीज़ों से मतलब किस तरीके से समाज को उभारा जा सकता है, किस तरीके से कानून को आगे लाया जा सकता है, किस तरीके से कोई आपके पास अगर हो? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात ये कहूँगा कि आप लोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो, और आप लोग कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मुद्दा रिजर्वेशन का देश में उठाया जाता है, तो क्या आप मानते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, रिजर्वेशन के बारे में आप देख रहे हो बड़ा आंदोलन हो रहा है। सवर्ण सात जाति के लोगों ने बहुत ही ये कहा था कि मैं भी सवर्ण जाति से ही आता हूँ, और सवर्ण जाति के लोगों ने ये कहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहिए और ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। देखिए, मेरा इसमें बिल्कुल डिफरेंट विचार है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं।
जहाँ तक रिजर्वेशन की बात आती, मैं कहता हूँ क्यों 23%, क्यों 3%, क्यों 5%? आप 100% रिजर्वेशन लागू करिए, 100%, लड़ाई कल ख़त्म। मेरा कहना ये है कि इस देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं, आप जातियों के नाम से रिजर्वेशन बांट दें, आप धर्म के नाम से रिजर्वेशन बांट दें, अब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इस देश में कितने प्रतिशत हमारे ब्राह्मण भाई हैं, आप उतना प्रतिशत रिजर्वेशन दे दीजिए। कितने प्रतिशत दलित भाई हैं, उसका रिजर्वेशन दे दीजिए। कितने प्रतिशत मुस्लिम भाई हैं, उनको रिजर्वेशन दे दीजिए। जब 100% बंटवारा आप रिजर्वेशन का कर देंगे तो ये इतने अच्छे सुखद इसके परिणाम आएंगे सर, कि हर एक थाने में, हर एक जगह पर, हर एक अधिकारी हर समाज का बैठा होगा, तो ग्रोसिंग निर्णय आपके आएंगे। आप ये बंद कर दीजिए कि मैं 20% दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ, 15% दे रहा हूँ, और लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये मेरी पर्सनल मांग है। देश को 74 साल हो गए आज़ाद हुए, तो क्या लगता है आपको उस तबके समाज को आज भी आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, बिल्कुल आरक्षण की ज़रूरत, अगर आरक्षण की ज़रूरत ना होती तो फिर मैं हाथरस के फिर कांड पे आ जाऊँगा ना साहब। ये हाथरस है ना, गरीब परिवार था ना, वो परिवार जाकर घास काट रहा है, लड़की वहीं काटी और मारी जा रही है, वहीं बलात्कार किया जा रहा है। किस जाति लोग, किस तरह? योगी जी ने घोषणा भी तो की 25 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी। देखिए यार, ये 25 लाख रुपए बहुत छोटी चीज़ है किसी की जान के सामने। किसी की डेथ हुई है, और ये एक परिवार की नहीं, ये पूरे समाज की डेथ होती है सब। इसको रुपए से नहीं तोला जा सकता। ये कोई मायने नहीं रखता कि रोज़ हत्याएं होंगी, आप पैसे देंगे। आपका तंत्र क्या करता है? सवाल तंत्र पर खड़ा होगा, आप पर खड़ा होगा। इस समय अनसेफ स्टेट बन चुका है यूपी, द वेरी अनसेफ स्टेट फॉर द लेडी। एसटीएफ को स्टाफ ठाकुर, स्पेशल ठाकुर फोर्स बता दिया कुछ नेताओं ने। हाँ, तो वो आरोप लगेंगे, ये तो सब योगी जी से जोड़ के देख रहे हैं। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसका क्लैरिफिकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये कैसे कर पाएगी। मैंने नहीं कहा आपसे कि एक तरफ सवर्ण जाति के लोगों ने वहीं पर पंचायत की और ये कहा पंचायत में कि हम उनका सहयोग करेंगे, तो किस चीज़ से जोड़ के देखेंगे आप? तो लोग देख रहे हैं अपने अपने तरीके से, उनका राइट है देखने का, और आपका ये राइट है कि आप भ्रम फैला हुआ उसको क्लियर करिए। भ्रम जब होगा जब आप न्याय की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे। धन्यवाद मतलूम जी। तो ये थे हमारे साथ मतलूम चंदेल जी, एडवोकेट हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपना तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, तब यहाँ गणतंत्र मनाने की ज़रूरत है।